आगे बढ़ते बताते चले कि राहुल गांधी ने फाइनली अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि सुरक्षित सीट की तलाश में जिस तरह से राहुल ने वायनाड को चुना, उसी तर्ज पर अब की बार रायबरेली को भी चुना है। राहुल के अमेठी छोड़कर जाने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल हार के डर से अमेठी से भाग खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डरो मत, भागो मत, लड़ो। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अरे डरो मत, भागो मत। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पे से पर्दा हटा तो मंच पर दिखा पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और साथ में दिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैटल ऑफ रायबरेली के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और फैसले का अंतिम वक्त। राहुल गांधी अमेठी से मैदान में क्यों नहीं उतरे? अब की बार रायबरेली क्यों चुना? एक दिन पहले ही तो रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे थे। अमेठी के कार्यालय में राहुल गांधी की तस्वीर सजाई गई थी, लेकिन रात बीती और खेला बदल गया। प्रियंका चुनाव से आउट हो गईं और राहुल ने रायबरेली में एंट्री कर ली। निष्कंटक, निरापद और बिल्कुल सेफ सीट की तलाश में राहुल गांधी ने रायबरेली चुना है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनका नाम है के.एल. शर्मा। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और अब की बार राहुल ने अमेठी छोड़ा तो उसे के.एल. शर्मा जी को पकड़ा दिया। स्मृति ईरानी जैसी जुझारू और कद्दावर नेता के सामने शर्मा जी कितना टिक पाएंगे, कहां तक टिक पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी के लिए 2024 में रायबरेली कितनी सुरक्षित सीट है, इसका हिसाब किताब जरूर देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस के लिए जैसी अमेठी वैसी रायबरेली, दोनों गांधी परिवार की प्रतिष्ठा की सीट, परंपरागत सीट, कांग्रेस का गढ़ रही सीटें हैं। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे। 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं, तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे और रायबरेली में कमल खिलेगा। एकदम क्लियर है, कहीं कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। हार का डर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से वायनाड तक ले गया और 2024 में हार के डर ने राहुल को रायबरेली पहुंचा दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली अब तक कांग्रेस का किला रहा है।
2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों से जीती। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी 5,26,434 वोटों से विजयी रहीं। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले। राहुल गांधी का जिम्मेदारी है, उनके परिवार ने यहाँ से बहुत सेवा किया, यहाँ लोगों के साथ उनका परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए आज रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनावों का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी रायबरेली में बढ़ी, हालांकि जीत तक नहीं पहुंची। अब सवाल है कि अब की बार क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली पहले की तरह सुरक्षित और जीत की गारंटी है, या खेला हो सकता है? रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि फैसले के पहले मुकम्मल कुछ भी नहीं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस रायबरेली सीट पर कुल 16 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस रायबरेली से 3 बार हार भी चुकी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के राज नारायण ने मात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह को 2 बार 1996 और 1998 में विजयश्री मिली। हालांकि इन दोनों चुनावों में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का करीबी ही उम्मीदवार था। लेकिन हार तो हार होती है, बोर्ड का कैप्टन शिप बदल ले तो सवाल तो उठेगा ही। अमेठी छोड़ रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी के लिए जीत का ज्यादा भरोसा वाला हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश गया है उसका क्या होगा? हार के खौफ में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका क्या? सवाल तो ये भी है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली और मेंढक दोनों जगहों से चुनाव लड़ी और जीती, तो उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेंढक सीट को अपनाया। क्या रायबरेली सीट पर राहुल की जीत होती है तो राहुल वायनाड को अपनाएंगे, रायबरेली को छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैदान पर जो दिख रहा है वो ये कि रायबरेली में भी अब की बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की लास्ट टाइम नामांकन करने की रणनीति रायबरेली के रण में हिट होगी या फ्लॉप, फैसला 20 मई को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। और अब बात करते हैं बढ़ती गर्मी के साथ पानी की किल्लत की, क्योंकि ये खबरें लगातार आ रही हैं जिन पर जिम्मेदार ध्यान देने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन भरतपुर के ग्रामीण इलाकों से आई पानी की परेशानी की तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। गर्मी में प्यासे कंठ, कौन सुने गरीब की गुहार? पानी सबसे बड़ी परेशानी। मैं बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरी बहू नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई लाभ नहीं, बहुत परेशान हूँ बेटा मैं। सवाल पानी की परेशानी पर था, लेकिन जवाब में बुजुर्ग भावुक हो गई। पानी के सवाल पर आंखों से आंसू आने लगे। मानने को आप में से कुछ लोग बुजुर्ग की प्रतिक्रिया को नाटकीय भी मान सकते हैं, लेकिन जरा सोचकर, जिस घर में कोई पानी लाने वाला ना हो, उस घर की बुजुर्ग पर क्या गुजरती होगी? उसकी क्या हालत होती होगी? भरतपुर के मल्हा, रामनगर, चक, दारापुर, नागला, बंजारा समेत कई गांवों के बाशिंदे वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे पहले समस्या की मार बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर पड़ती है। तभी आंख खुलते ही यहाँ की महिलाओं के सिर पर पानी की चिंता सवार हो जाती है। पानी की बहुत परेशानी है। पानी की तो लो समझो, पीने को पानी मिलता भी नहीं है। किस तरह लेके आते हैं आप पानी? समस्या बहुत दूर से लेकर आए, ये भी फिर पानी भर के लेकर।
तो ये नहाने धोने की रसोई की व्यवस्था किस तरह संभाल पाते हैं फिर आप? अब ऐसे ही करें जैसे खाने से करें, घर पर जो मोटर खाली लग रहे हैं उनके खर्चा चला रहे हैं, पीने को। गर्मी और धूल से जूझते देश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी पानी का टैंकर 8 दिनों में सिर्फ एक बार आता है। ऐसे इलाकों में रहने वाले बच्चों से स्कूल जाने के बारे में पूछना उनकी बेबसी का मजाक उड़ाना नहीं तो भला और क्या है? भला ये भी कोई पूछने की बात है कि जीवन के लिए जल जरूरी है या पढ़ाई लिखाई? के लेके आते हैं पानी की गाड़ी, हम पढ़ने में स्कूल नहीं जाते क्यों? पानी के लिए हम पानी में तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है इसलिए स्कूल नहीं जाते। राजस्थान में पानी की किल्लत सदियों से रही है, लेकिन तब सत्ता के शिखर पर बैठने वाले जन कल्याण के बढ़ चढ़कर दावे नहीं करते थे। ना उनसे कोई पूछने वाला था और ना वो जनता के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन अब जब राज बदल गया तब तो जीवन की सबसे बुनियादी समस्या का समाधान होना ही चाहिए था। इसीलिए जब जिम्मेदार अधिकारी से पानी की समस्या के बारे में पूछा गया तो जवाब देने का उनका अंदाज ऐसा था जैसे सवाल ही बेमानी हो। आज की डेट में मेरा पानी जो मीटर की रीडिंग है वो 1,70,000 लीटर पानी मेरा है। फिर भी लोग कह रहे हैं ऑन एन एवरेज अपना पानी डेली 1,30,000 लीटर पानी पर डे किसी लोग फिर लोगों को परेशानी क्यों आ रही है? ये चीज आपने दिखलाई क्या? ये सर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम पाटा बोर्ड का आपका सुना सहायक अभियंता चंबल परियोजना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साफ, सस्ता और पर्याप्त पानी मिलना मानवाधिकार का हिस्सा है, लेकिन दुनिया में आज भी 2 अरब लोगों के लिए ये एक सपने जैसा है। इन्हीं 2 अरब लोगों में अपना राजस्थान भी है। करीब 1 दर्जन से अधिक जो गांव है, उन गांव में पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को सुबह जाग करके जो पानी की व्यवस्था है वो करनी पड़ती है और दिन भर की जो परेशानी है उसे दूर करने के लिए बूंद बूंद पानी एकत्रित करना पड़ता है। क्योंकि रसोई का कामकाज महिलाएं देखती हैं तो ऐसे में महिलाओं को सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है पानी की वो उठानी पड़ती है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं नहाए हुए, क्योंकि पानी की कमी है। तो ऐसे में बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्योंकि बच्चे सुबह पानी लेने के लिए चले जाते हैं, पानी की व्यवस्था करने के लिए जुट जाते हैं और ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। सुबह से ही इनकी जो व्यवस्था है वो शुरू होती है। सुबह 6 बजे पानी के लिए निकलते हैं और 10 बजे तक, 11 बजे तक इनको पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर भी पानी मिले ना मिले ये भी गारंटी नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि 4 महीने में 324 मर्डर। ये रिपोर्ट कार्ड उस पाकिस्तान का है जहां किसी को नहीं मालूम कि अगले पल वो जिंदा रहेगा या किसी की गोली का शिकार हो जाएगा। आज प्रेस फ्रीडम डे है और आज के ही दिन पाकिस्तान में एक सीनियर पत्रकार को मैग्नेट बम से उड़ा दिया गया, वो भी सरेराह। कैमरा के सामने पाकिस्तान के चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, जिसमें आपको पाकिस्तान का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी दिखेगा। सड़क पर ट्रैफिक अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा है, तभी हुआ एक जोरदार धमाका। तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके की हैं, जहां आतंकियों ने खुजदार प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक मेंगल को मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिन के 1:03 और 12 सेकंड हुए थे, तभी मोटरसाइकिल सवार आतंकी ने मोहम्मद सिद्दीक की गाड़ी छूने की कोशिश करता हुआ देखा। मोहम्मद सिद्दीक ने तुरंत ही कार को सड़क के किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक धमाका हो गया। एक बार फिर देखिए इस वीडियो को। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सिद्दीक पर यह हमला मैग्नेट बम के जरिए किया गया। इस हमले में मोहम्मद सिद्दीक के साथ 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 9 लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आतंकी की तलाश में जुट गई है।
पाकिस्तान में आतंकी अपनी ही आवाम की जान लेने लगे हैं। लोगों की मौत हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस मोहल्ले तो कभी उस मोहल्ले। आतंकी पाकिस्तान की गलियों और सड़कों पर सरेआम खून बहा रहे हैं और आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। पिछले 4 महीने में 324 आतंकी हमले में 324 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4 महीने में 387 आम लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान में पिछले 1 महीने में 77 आतंकी हमले हुए हैं। 4 महीने में 324 लोगों की मौत, यानी हर दिन करीब 3 लोगों की मौत और लगभग 3 आतंकी हमले। जिस मुल्क ने अपने ही देश में आतंकवाद को पाला पोसा, आज वो उसी के गले की हड्डी बन गया है। आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान में अब हर रोज आतंकी हमले हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। आलम यह है कि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी अब अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान के थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 4 महीनों में ही पाकिस्तान आतंकवाद से हांफने लगा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी पिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमलों में मारे गए 70 लोगों में 35 नागरिक और 31 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। चलिए, तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते